बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज चीफ़ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी ने वो तमाम जो लेटर्स थे, व्हाट्सएप मैसेजेस थे, उनको पब्लिक कर दिया है, जिसका ताल्लुक़ 26वीं आइनी तरमीम की समाअत करने वाले बेंच के क़याम के मुतल्लिक़ जो थे। और 31 अक्टूबर का वो ख़त जो जजेज़ ने लिखा था कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, वहाँ से लेके अब तक जो भी इसमें डेवलपमेंट हुई है वो सारी उन्होंने पब्लिक कर दी है। इस हवाले से बहुत पहले तो इस वक्त कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रही थी, ना कोई डिमांड थी, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने ये कर दिया। इससे पहले जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट हैं वो 26वीं आइनी तरमीम पर उनकी ख्वाहिश थी कि एक फुल कोर्ट बने और वो इसका फ़ैसला करे। जब तरमीम का फ़ैसला हो जाए तो उसके बाद जजेस तैनातियाँ भी होनी चाहिए, उसके बाद चीफ जस्टिस को भी लगाया जाए, जुडिशल कमीशन का मामला भी बाद में हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो वैसे ही हुआ जैसा गवर्नमेंट समझती थी, करना चाह रही थी। और फिर एक आइनी बेंच बन गया अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में, और चीफ जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस तो रहे, लेकिन अब इख्तियार कोई बड़ा उनके पास नहीं है। इस सारे मामले पर कि ये आज क्या इसकी ज़रूरत थी, क्यों ये सब कुछ हुआ, हमारे साथ हैं जनाब हाफिज़ एहसान खोखर साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, और उनके साथ हैं जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, ये इस्लामाबाद बार के हाई कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं। इनसे इस पर बात करेंगे कि ये सब क्या है। जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, अगर खोखर साहब इजाज़त दें तो आज़ाद साहब से शुरू कर लें। ये बयान फरमाइए कि ये इस मौके पर इन्होंने रिलीज़ किया है जिसमें जजेस कह रहे हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन रायशुमारी और वो भी खुफिया रायशुमारी, ये आप मुतमईन है सब कुछ देखने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई, बात ये थी कि जब 31 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब जो थे उन्होंने ये कहा था कि इस पे फुल कोर्ट बुलाई जाए, तो मेरे ख्याल में उस वक्त बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम था, आज भी है वैसे, तो उन्हें बुलानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाई। उसकी रीज़न, उसके पीछे हमारी एक, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पिटीशन फ़ाइल की थी जिसमें हमने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया था, और भी बेतहाशा CPs फ़ाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसमें उन्होंने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया था। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि चूँकि जो आइनी बेंच है ये तो क्रिएशन है इस 26वीं तरमीम की, तो हम चाहते थे कि उससे पहले 26वीं तरमीम की जो लीगैलिटीज़, इर्रेगुलरिटीज़, उसकी सेंटिटी, उसको पहले देख लिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चूँकि एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी मशहूर ज़माना जजमेंट है वकला महाज बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर पाकिस्तान बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने होल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर कोई भी ऐसी अमेंडमेंट हो जो आज़ाद अदलिया, बुनियादी स्ट्रक्चर, जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है उससे, या जो आर्टिकल 8 से 28 जो चैप्टर नंबर 19 के अंदर दी गई, उनसे किसी से भी आर्टिकल से या सब आर्टिकल से वो मुतसादम है तो उसको सेट असाइड, स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। इस पे ऑलरेडी एक लॉ मौजूद था, तो हमने उस वक्त डिमांड की थी। लेकिन मुझे आज बड़ा ये देख के कि जी 14 अगस्त है जिसमें पूरा पाकिस्तान आज 14 अगस्त के हवाले से बड़ी दिल से खुशियाँ मना रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये कोई अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था, और ये छुट्टी का दिन था, और चीफ साहब का आज सुप्रीम कोर्ट में जाना, काम करना, और आज ये मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज़ करना मेरे तो खैर समझ में नहीं आया। शायद हाफिज़ साहब को पता हो, हाफिज़ साहब इस पे ज़्यादा बेहतर अंदाज में शायद बता सके। हाफिज़ साहब, एक तो जो आज़ाद साहब ने कहा इसको कमेंट कर दें, और दूसरा देखें ये बेनिफिशरी थे सारे, चीफ जस्टिस भी इसके बेनिफिशरी थे 26वीं आइनी तरमीम के, वो आइनी बेंच भी इसका बेनिफिशरी था, तो ये मामला उधर ही कहीं आपस में ही सब कुछ मिल मिला के ख़त्म हो गया। बिस्मिल्लाह हमारे समी साहब, एक तो ये है कि वेलकम अगेन ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया जी, माय बेस्ट विशेस जी, माशाल्लाह एक बहुत अच्छा एडिशन है आप पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो है, और इसी तरह आपकी जो है दम और जिस तरह का आपका एक इंडिपेंडेंट व्यू है चलता रहेगा। थैंक यू। दूसरा, पूरी कौम को जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक करें। अब जिस टॉपिक पे आपने बात किया है, नंबर 1 इसके अंदर ये है कि अगर आप ही की बात मान ली जाए कि ये बेनिफिशरीज हैं, कुछ चीफ जस्टिस है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर है,
तो फिर लॉ की टर्म के अंदर एक और चीज़ आता है जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, या जिसके अंदर जजेस अगर को अपना एक्सप्रेशन जो है वो दे देते हैं तो अपने बेंच से वो अलहदा हो जाते हैं। अब अगर 26वीं आईनी तरमीम के पूरे आप देखा जाए तो आपको कुछ की ओपिनियन नज़र आएगी नहीं इसे सुनना चाहिए, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है। कुछ ये हैं कि जो आपके सिस्टम के जिस तरह आपने कहा है कि बेनिफिशरी हैं जिसमें चीफ जस्टिस या और जजेस हैं, या कुछ को एक्सक्लूजन कर दी गई है कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कॉम्पोजिशन है। तो इस बुनियाद के ऊपर आप अब ये नहीं कह सकते कि ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि जो केस को सुने अगर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए। दूसरा उस चीज़ के अंदर यह है कि दुनिया में कभी भी इस तरह नहीं होता कि अगर पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट पास करती है तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट उस कंट्री से तय करवाएं कि क्या ये अमेंडमेंट ठीक है या नहीं है, और उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे। कभी भी आर्गूमेंट नहीं होता। और अगर इन्होंने उस चीज़ को आगे लेके जाना है 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, तो अब उस मैकेनिज़्म के नीचे जाना है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इस वक्त हिस्सा है, और वो है आपका आर्टिकल 191A जो है जिसके अंदर अब चीज़ गई है। मेरी ख्वाहिश या किसी और की ख्वाहिश हो सकती है कि जी शायद इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है, या इससे ये है कि जजेस जो है उन्हें कॉर्नर किया गया है, या इससे ये है कि ये जो है सारा स्ट्रक्चर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है। बट एज़ फार एज कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी इस वक्त है वो मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू है। अब अगली जो चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें एक तो ये है कि मैं ये समझता ये हूँ कि जो आज रिलीज़ आया है मौका तो एक बिल्कुल शायद मुनासिब ना हो, बट इसके अंदर दो चीज़ें आई हैं। एक ये है कि आपका राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल 19A है उसके अंदर बिल्कुल अब पाकिस्तान को सबको पता चलेगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनसाइड क्या होता है, और उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरा जो मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट था जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले था कि जिसके अंदर चीफ जस्टिस की जब ख्वाहिश होती थी उस ख्वाहिश को जो है वो अपना अमली जामा पहनाता था, कभी वो HRC कर लेता था, कभी वो SMC कर लेता था, या कभी उसके बाद ये कि बेंच की कॉम्पोजिशन जो है वो अपनी मर्ज़ी से कभी 3 मेंबर, कभी 5, कभी 7 जो है वो सारी की सारी समी साहब एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। अब चीफ जस्टिस ऐसा ही है कि जिस तरह दूसरे जजेस हैं, और उसकी जो एक डिस्क्रिप्शन है या स्ट्रक्चर कर दी गई है या उसको एक कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर लेके आया गया है। बट अगली मैं समझता हूँ ये कि मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह चूँकि कंट्रोवर्सी थी, जिस तरह आपने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो है वो पहले फैसला कर लेते फिर आगे जाए। मुझे लग ये रहा है कि अब ये बहुत जल्द जो है ये केस फिक्सेशन की तरफ जा रहा है, और उस फिक्सेशन से पहले जो सुप्रीम कोर्ट की इनसाइड चीज़ें थी उन्हें पब्लिक करके ये कह दिया गया है कि जो चीज़ें भी हमने की हैं वो आइन और कानून के नीचे रह के की हैं, ट्रांसपेरेंट की हैं, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 191A के नीचे जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही डिसाइड करेगा। उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी फिक्सेशन जो है उसकी कमेटी है, और चीफ जस्टिस का या रेगुलर कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। और जस्टिस मंसूर साहब की जो ऑब्जर्वेशंस या पॉइंट्स हैं वो रेगुलर कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसके तो रुकन है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कमेटी के नहीं है। लिहाजा उनके किसी आर्गूमेंट के अंदर या उनकी जो ऑब्जर्वेशंस है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली मेंटेनेबल भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट लेके आती है जो आइन की जो बुनियादें हैं उनसे वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, जी जी, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जैसे रियासत अली आज़ाद साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, अगर उन अमेंडमेंट्स के ज़रिए उन चीज़ों को कंटेन करने की कोशिश की जाए तो उनको सुनने का टाइम क्या 1 साल के बाद होगा, जब जजेस पार्क हो जाएं, जब हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी की कर लें, पर्दे तक सुप्रीम कोर्ट के तब्दील कर लें, और उसके बाद आप ये व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें रिलीज़ करके ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि जी सब कुछ बड़ा ये ट्रांसपेरेंट है। वो जो उस वक्त जजेस की राय खुफिया क्यों ली गई, इसमें बिल्कुल ये वाज़ेह है कि जजेस ने पहले ही दिन ये कहा कि इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, लेकिन उसका क्या जवाब है ना सुनने का। अच्छा, एक तो सभी साहब ये है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है 24 अक्टूबर को आई है, इसका इफेक्ट उसी डेट से है। अब उसके बाद अगर किसी जज की या किन जजेस की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं उस मुल्क का चीफ जस्टिस बनूं, उसको आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के क्राइटेरिया से सेट नहीं कर सकते। वो ये है कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस आया, उसके अंदर आपका नया चीफ जस्टिस आया। अगली जो लेकिन अगर वो प्रोसेस बदनीयती पर हो और अपनी मर्जी के बंदे को लाने के लिए एक ये है कि पाकिस्तान की कोर्ट ने आज तक किसी कानून को बदनीति की बुनियाद के ऊपर स्ट्राइक डाउन नहीं किया, उसको लीगैलिटी या इलीगैलिटी की बुनियाद पे है।
अगर लीगैलिटी और इलीगैलिटी इस अमेंडमेंट्स के अंदर आती है लेटर ऑन। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन नहीं किया, इससे पहले 25 आ चुकी हैं। तीसरा ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंदर पाकिस्तान की कोई जजमेंट ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि जी बेसिक स्ट्रक्चर से अगर वेरी कर, हाँ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 8 से आपके 28 हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, बिल्कुल आपकी बात मुनासिब है कि जब ये प्रोसेस आया था उस प्रोसेस के अंदर चीफ जस्टिस को ये चाहिए था, ये उस कमेटी को ये चाहिए था जो आर्टिकल 191A है, चूंकि केसेस तो पहले फाइल हो चुके थे कि 194(3) के अंदर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कमेटी में जाना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनते बनते 20, 22, 24 दिन लग गए। इनका सबसे पहला काम ये था कि इस अमेंडमेंट को सुनते, चूंकि ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन या उनकी फंक्शनिंग या उनके ब्रदर जजेस के अंदर है, ताकि ये चीज़ आगे ना जाती कि जो अब तक रिफ्ट आई हुई है और जिसका रिजल्ट आपके सामने आया कि कभी चीफ जस्टिस को कंडेम्नर किया जा रहा है, कभी दूसरे जजेस को, कभी केस के जा रहा है, कभी वो आ रही है। इसको बहुत पहले सुन लेना चाहिए था और इस पर एक फैसला आना चाहिए था। बट इस बुनियाद के ऊपर कि इसको सुना नहीं गया, उससे आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैंने तो आपसे कहा है ना कि सुना इसलिए नहीं गया कि 1-1.5 माह के अंदर जो है आपका बेंच बना, और दूसरा उसके अंदर ये है कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस जज को खुल जाती है सुप्रीम कोर्ट, रातों रात सारे जज बैठ जाते हैं, फैसला कर लेते हैं। वो उस वक्त था नहीं समय से थोड़ा सा आप देख लें, थोड़ा सा देख लें कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ एक आ गया। जितनी देर या तो आप जस्टिस बदयाल साहब की तरह कर लेना कि अभी लॉ गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नोटिफाई नहीं किया और आप प्रोस्पेक्टिवली उसको रोक देते। अब इस चीफ जस्टिस ने वो काम किया नहीं है, या उससे पहले चीफ जस्टिस ने वो काम किया नहीं है। बेनिफिशियरी है नहीं क्या बेनिफिशियरी? चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब तो बेनिफिशियरी है ना, देखें ना उस अमेंडमेंट के बेनिफिशियरी हैं। मुझे ये बताएं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोसेस बना दिया है, उस प्रोसेस के अंदर पार्लियामेंट ने एक शख्स को चूज कर लिया है और उस प्रोसेस के अंदर पीटीआई जो है वो उसका हिस्सा है, या तो फिर बहुत पीछे चली जाएगी। फिर आप चले जाए ना, फिर आप ये पार्लियामेंट पे सवाल होगा कि ये फॉर्म 45 नहीं, उसको छोड़े ना। अगर फॉर्म बेसिक सवाल है, अगर समी साहब फॉर्म 45 या 47 का था तो पीटीआई क्यों गवर्नमेंट के साथ इंगेज आई कि हम 47 वाले हैं, ये 45 वाले, हम इनके साथ बात नहीं करें? क्यों मौलाना फजल रहमान के साथ आए? आप उन मीटिंग्स में शायद मुझे कुछ का इत्तेफाक है था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पीटीआई का आइडिया था कि जी चीफ जस्टिस फाइज ईसा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ना आए। अगर गवर्नमेंट 65 से 68 पे ना जाती तो शायद बेंच ना बनता, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती। मुझे अगर इजाजत दें तो मैं रियासत अली साहब को मुझे भी बुलवाया सभी साहब। प्लीज मैं उसमें अर्ज करना चाहता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। उसमें ये था कि इंतजामिया को अदलिया से अलग करना था प्रोग्रेसिवली, ठीक है। उसके अंदर टाइम लिमिट भी दे दी गई थी। आपने तो इस अमेंडमेंट को आप कहते हैं कि जिससे बुनियादी स्ट्रक्चर जुडिशरी का मुतासर नहीं हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासर नहीं हुई, आपने तो बजाय के सेपरेशन के आपने अदलिया को इंतज़ामिया का एक मतहत बना दिया है। अब जजेस आपकी इंतज़ामिया बाय वोट, बाय विचू ऑफ वोट आपको वो तैनात करती, आपका ये जो आइनी बेंच है वो आपका जुडिशल कमीशन बनाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कहते हैं कि इस तरमीम से 26वीं तरमीम से अदलिया को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सब ओके की रिपोर्ट है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम देखें 24 अक्टूबर को ये इसकी अमेंडमेंट आ रही, 31 को कमेटी का आ गया कि जी उन्होंने कहा कि जी इस पे फुल कोर्ट होना चाहिए। तो कौन सी चीज़ कबात थी, आप उसको कर लेते। जजेस पैकिंग सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बाद में हुई, आपने उसको आज तक 26वीं तरमीम को नहीं लगाया। उसकी रीज़न ये थी कि जब तक आप अपने सारे जितने आपके डिज़ाइन थे जो आपके दिमाग में थे। अब एक और चीज़, कोई भी लेजिस्लेशन ऑन ग्राउंड ऑफ मेला फाइडी, मेलस, मेंजरिया, उसको स्ट्राइक डाउन कैसे किया जा सकता है? इसकी मैं 2 मिसालें देता हूं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ जो रेफरेंस आया था वो ऑन ग्राउंड ऑफ मेला फाइडी क्वैश हो गया था। फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस आया था ऑन दी ग्राउंड ऑफ मेलस और मेला फाइडी और बदनीति की वजह से वो क्वैश हो गया था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज की सुप्रीम कोर्ट और 26वीं तरमीम से पहले की सुप्रीम कोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज भी ये कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे तक कोई अदलिया नहीं है। लोग हमें भी बुरा भला कहते हैं, अदलिया को भी बुरा भला कहते हैं, हम काले कोर्ट वाले को भी वो कहते हैं कि ये सब फ्रॉड का निजाम है और आप उसका हिस्सा हो।
ये लोगों की मैं बात बता रहा हूं, पब्लिक ये कह रही। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रोज पेश होता हूं। आज 14 अगस्त वाले दिन भी एक रिमांड पोस्ट करके आया हूं, एक प्रोमिनेंट केस के अंदर मैं पेश हुआ हूं। तो लोगों की राय कुछ और है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं उनकी जो राय है उसको सेकंड करता हूं। जनाब हाफिज साहब, अब अच्छा, एक तो सभी साहब ये है कि मेलाफाइडी एक्शन स्ट्राइक डाउन हो सकता है, मेलाफाइडी लॉ जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं होता। उसके लिए लॉ को आपके उन पैरामीटर्स पे जाना पड़ता है, लिहाजा दोनों चीज़ों को आप उससे मिक्स न करें। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की जाती है, अगर मैं एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको बताऊं कि गवर्नमेंट का जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर वो ट्रांसपेरेंसी के तरीके से भी आएंगे, लेकिन एग्जेक्टिव डोमिनेंसी जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए मुनासिब नहीं है। बट अगला सवाल समी साहब ये है कि अगर आप उस प्रोसेस के अंदर जब जा रहे थे, उस अमेंडमेंट के अंदर जा रहे थे, आप 1-1.5 माह एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने इसको इंगेज किया हुआ था, बाकी तो सारी किसी और तरफ जा रही थी। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन किस तरह हो रही है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर उसकी कॉम्पोजिशन किस तरह है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि चीफ जस्टिस की जो एलिवेशन का प्रोसेस है उसको किस तरह किया जा रहा है। अगर इन सारी चीज़ों के अंदर आपकी कॉन्करेंस शामिल थी और उसके बाद आके आप ये कहें कि जी इसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो उसकी इफेक्ट हो रही है और 26 अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स के खिलाफ है, तो बात बनती नहीं है। हाँ, 2 चीज़ें मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब है, तीसरे को रिकन्सिडर करना चाहिए। नंबर 1 मुनासिब ये है कि चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है बिल्कुल मुनासिब है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ट्रेंड ये रहा है कि एलिवेशन इन सुप्रीम कोर्ट जो पैकिंग होती थी वो जज नहीं होती थी, वो चीफ जस्टिस के नाम पे होती थी। मेरे से ज़्यादा आपने उनको कवर किया हुआ है कि किस तरह किसको पहले लेके आना है, किसको बाद में लेके आना है, किसको पीछे करना है और किसको किस ईयर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है। ये आप बखूबी इस चीज़, ये है पैकिंग ऑफ द चीफ जस्टिस जी। दूसरा उस चीज़ के अंदर अच्छा एक आया है कि ठीक है आना चाहिए। दूसरा उसके अंदर यह है कि बिल्कुल मुनासिब बात यह है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होना चाहिए, कमेटी के नीचे आना चाहिए, डिस्क्रिशन एक्सरसाइज है। तीसरी जो चीज है, एक सेकंड, तीसरी एक चीज जो है कि जुडिशल कमीशन के अंदर गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव रोल जो है एलिवेशन ऑफ जजेस की हद तक तो मुनासिब लगता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच की हद तक बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता और इसके लिए रिविजिट करना चाहिए। लेकिन प्राइमरीली मैं ये कहूंगा ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम जारी रहेंगे जितनी देर तक आप इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे। दो सिस्टम लेके ये सारे प्रॉब्लम, जितनी ये अमेंडमेंट है मैं समझता हूं कि शरफरीदी केस उसके हवाले से और पीएलडी 1996 सुप्रीम कोर्ट 324 अल यार्ड ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से और सेपरेशन ऑफ पावर से और जो वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है। और ये हाफिज साहब की बड़ी मेहरबानी है कि ये थोड़ी सी इन्होंने ये बात आज कह दी कि वो जो आईनी बेंच एग्जेक्टिव बनाता है ये गलत है। हालांकि जो मैंने आर्टिकल 175 साहब आर्टिकल 3 रेफर किया उसमें लिखा था कि 14 साल के अंदर अंदर आपने अदलिया को इंतजामिया से अलग करना था। वो 1973 की बात है, 14 साल कितने 14 गुजर गए वो मैं काउंट नहीं कर सकता। तो मेरी जाती राय लेकिन ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे हमें उससे मानना चाहिए और वो फैसला वो हमारे पास इसके अलावा कुछ चॉइस ही नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मानेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब और आपका आज़ाद साहब। ना पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।